हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल सेलुलॉइड पैराडाइज। आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे चैनल सेलुलॉइड पैराडाइज में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे मूवी लव एंड मॉन्स्टर्स। तो आप लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग के साथ रिव्यू शुरू करते हैं। लव एंड मॉन्स्टर्स ये रिलीज़ हुई मूवी 2020 को नेटफ्लिक्स पर। पहले ये पैरामाउंट की मूवी थी जो सिनेमा घरों पे रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन कोविड के चलते ये कुछ ही सिलेक्टेड सिनेमा हॉल्स में रिलीज़ हुई और वाइडली नेटफ्लिक्स पर इसको रिलीज़ कर दिया गया। मूवी एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी, फैंटेसी है। मैं इस मूवी को एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी कहना चाहूँगा, जिसमें एक्शंस भी हैं, थोड़ी बहुत कॉमेडी है। हल्की फुल्की मूवी है। आप लोगों को अगर फैंटेसी एडवेंचर मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आप लोग एंजॉय करेंगे। हल्की फुल्की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं है एंड हार्डकोर एक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मूवी अच्छी है। मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे काफ़ी पसंद आई मूवी। मूवी डायरेक्ट की है माइकल मैथ्यूज़ ने। माइकल मैथ्यूज़ इन्होंने 2017 में मूवी बनाई थी 5 फिंगर्स फॉर मार्सेल्स। ये एक अफ्रीकन मूवी थी। माइकल मैथ्यूज़ एक अफ्रीकन फिल्म डायरेक्टर हैं, तो इनकी ये मूवी 5 फिंगर्स फॉर मार्सेल्स ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था 14th अफ्रीका मूवी एकेडमी अवार्ड्स में। तो माइकल मैथ्यूज़ को आप एक न्यू डायरेक्टर कह सकते हैं और हॉलीवुड में ये उनकी पहली मूवी है लव एंड मॉन्स्टर्स। इन 2 मूवीज़ से पहले उन्होंने शॉर्ट फिल्म बनाई थी। 3 शॉर्ट फिल्म्स हैं उनकी। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि प्रेजेंट टाइम से 7 साल पहले 7 ईयर्स बिफोर एक एस्टेरॉयड यानी कि एक छोटा सा ग्रह या उपग्रह कह सकते हैं जो पृथ्वी की ओर आता है, लेकिन उस छोटे से ग्रह को पृथ्वी के अंदर आने से पहले ही नष्ट कर दिया जाता है। बाहर ही, पृथ्वी की सतह से बाहर ही उसको ब्लास्ट कर दिया जाता है। लेकिन इस ब्लास्ट के बाद उस एस्टेरॉयड से कुछ केमिकल फॉल आउट होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं, पृथ्वी के ऊपर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से मतलब ये केमिकल्स की वजह से पृथ्वी पर जो इंसेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं हमारे डेली लाइफ में जो हम देखते हैं, स्पाइडर्स या फिर फ्रॉग्स, मकड़ी, मेंढक, छिपकली, कॉकरोचेस, तो ऐसे इंसेक्ट्स जायंट हो जाते हैं, मतलब वो अपने आकार में बड़े हो जाते हैं। आकार में बड़े हो जाने के बाद ये इंसेक्ट्स, ये एनिमल्स आदमखोर बन जाते हैं और ये इंसानों पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से एक एपोकलिप्स सिचुएशन क्रिएट हो जाती है पूरे दुनिया भर में और ये मॉन्स्टर्स में तब्दील हो जाते हैं। और इन मॉन्स्टर्स के अटैक से ह्यूमैनिटी लगभग ख़त्म सी हो जाती है। बचे कुछ ही लोग रह जाते हैं पृथ्वी पर। फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर जोएल डॉसन, जो कैलिफोर्निया के एक छोटे से शहर फेयरफील्ड में रहता है, तो उसके शहर में भी अटैक्स होते हैं और उस अटैक में उसकी फैमिली मर जाती है और कुछ लोग उसे बचा लेते हैं। तो ये बचे हुए लोग अब अंडरग्राउंड बंकर्स में रहते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर, जिसको कॉलोनी कहा जाता है। तो कई कई जगहों पर ये कॉलोनीज़ हैं, तो इन कॉलोनीज़ में ये सर्वाइवल मोड में अब जी रहे हैं और इस इंसिडेंट को हुए 7 साल बीत चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में जोएल डॉसन को दिखाया जाता है जो ऐसे ही एक कॉलोनी में रह रहा है। जोएल डॉसन एक साधारण सा लड़का है। वो 7 ईयर्स पहले उसे टीनेजर दिखाया गया है, तो अभी वो काफ़ी यंग एक लड़का है। 7 साल पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी एमी, जो उस मॉन्स्टर अटैक्स के बाद वो एक अलग कॉलोनी में है, जो 85 माइल्स दूर है जोएल की कॉलोनी से। जोएल रेडियो फ्रीक्वेंसी कनेक्टिविटी यूज़ करता है और कभी कभी एमी से बात कर लेता है कि वो वहाँ पे कैसी है और जोएल यहाँ पे क्या कर रहा है। तो ऐसे ही बातचीत होती है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसीज इतनी आसानी से मिलती नहीं है, तो बीच बीच में ऐसी बातें वो कर पाता है कुछ मिनट्स के लिए, ज़्यादा देर तक नहीं कर पाता है। जोएल की डेली लाइफ काफ़ी साधारण सी है। वो एक्शंस के साथ इतना जुड़ा हुआ नहीं होता है, उसे हथियार चलाना नहीं आता है
या मॉन्स्टर्स अगर अटैक करे तो वो कुछ ख़ास कर नहीं पाता है। वो किचन में खाना बनाता है और एक गाय होती है जिसके साथ वो बिज़ी रहता है। वो सफाई वगैरह करता है या फिर अ, बाकी और जो चीज़ें होती हैं वाटर सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी चीज़ों के साथ वो जुड़ा हुआ होता है। इस वजह से वो काफ़ी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सिटी भी महसूस करता है। उसे काफ़ी हीन भाव आते हैं कि बाकी लोग मॉन्स्टर्स के साथ लड़ते हैं लेकिन मैं नहीं लड़ सकता। ऐसे ख़्यालों से भी वो जूझता रहता है। जोएल के अलावा जितने भी लोग हैं इस कॉलोनी में, उनमें से ज़्यादातर या तो रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड है। सिर्फ जोएल ही अकेला है पिछले 60 सालों से, क्योंकि वो अब तक एमी को भूला नहीं है। ऐसे ही एक रूटीन डे में एक मॉन्स्टर इनके कॉलोनी पर अटैक करता है। तो जोएल के कॉलोनी के कुछ जो डिफेंडर टाइप के जो लोग होते हैं वो उस मॉन्स्टर को मारने जाते हैं, लेकिन वो लोग रास्ते में कुछ अलग अलग हो जाते हैं, तो कम्युनिकेशन थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है। जिसके बाद जोएल उनकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर जोएल के सामने आता है तो जोएल फ्रीज हो जाता है। मतलब जोएल की एक प्रॉब्लम है, एक बीमारी है, जिसे आप कह सकते हैं कि वो मतलब उसका नर्वस सिस्टम लो हो जाता है। वो काफ़ी नर्वस हो जाता है, डर जाता है, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पाता है। तो जोएल उस मॉन्स्टर के सामने फ्रीज ही हो जाता है, लेकिन उस वक्त जोएल का एक साथी उस मॉन्स्टर को मारकर जोएल को बचा लेता है। इस इंसिडेंट के बाद जोएल को लगता है कि शायद किसी दिन किसी मॉन्स्टर के हाथों उसकी मौत हो जाएगी और वो एमी से कभी मिल नहीं पाएगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एमी की कॉलोनी तक जाएगा और अकेला ही जाएगा, किसी और को फोर्स नहीं करेगा उसके साथ चलने के लिए। ऑल्दो ये काफ़ी ख़तरनाक, एक इम्पॉसिबल सा मिशन है उसके लिए, लेकिन फिर भी वो ये डिसीजन लेता है और कॉलोनी के बाकी लोगों से कहता है। कॉलोनी के बाकी लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन जोएल उन लोगों को समझाता है कि एमी उसके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एमी उसकी ज़िंदगी का पहला और आखिरी प्यार है और वो एमी से मिलना चाहता है, एक बार देखना चाहता है, उससे बातें करना चाहता है। इसलिए वो बाकी लोगों के मना करने के बावजूद जाने का फ़ैसला करता है। तो कॉलोनी के बाकी लोग उसके इमोशंस को समझते हैं और उसे हथियार और खाने पीने की सामान वगैरह और एक मैप देकर उसे कॉलोनी से विदा करते हैं। अब जोएल जब कॉलोनी के लोगों के साथ डिस्कशन करता है और कैलकुलेशन करता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी कॉलोनी से एमी की कॉलोनी का डिफरेंस है 85 माइल्स, जिसे उसे तय करने के लिए 7 दिनों की ज़रूरत होगी, यानी कि 7 डेज़ जर्नी सरफेस के ऊपर। मतलब ये बंकर्स में जो लोग रहते हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, वो ऊपर की ज़मीनी धरती को अब सरफेस कहते हैं, और सरफेस के ऊपर 7 दिनों तक जर्नी करना एक लगभग इम्पॉसिबल सी बात है, और वो भी जोएल जैसे लड़के के लिए जो बिल्कुल ही उसे हथियार वगैरह चलाना बिल्कुल ही नहीं आता है। वो कोई ऐसा मार्शल आर्ट वगैरह भी नहीं जानता है, वो एक सिंपल सा बंदा है, तो उसके लिए तो लगभग नामुमकिन ही है। सभी ये सोचते हैं कि शायद वो 24 घंटे में ही मर जाएगा, लेकिन उसके इमोशंस को कोई हर्ट करना नहीं चाहता है, इसलिए उसे ज़बरदस्ती कोई नहीं रखता है, उसे जाने के लिए कहता है। तो प्यार के लिए जोएल की ये जो जर्नी है, यही इस फ़िल्म की मेन स्टोरी है। अपने प्यार से मिलने के लिए जो ये इतना ख़तरा उठाकर एक सफ़र पर निकलता है, तो यही फ़िल्म की मेन स्टोरी है, जिसकी वजह से फ़िल्म का नाम ही है लव एंड मॉन्स्टर्स। जोएल को एक एडवाइस मिलती है कि जब भी उसे ख़तरा महसूस हो तो वो दौड़े, रन जोएल। उससे कहा जाता है कि तुम फास्ट हो और इसलिए तुम जब भी ख़तरा महसूस करो तुम दौड़ना और छुपना। क्योंकि ये जो मॉन्स्टर्स हैं, ये एक्चुअल में जो ये इंसेक्ट्स हैं, मतलब मकड़ी हो सकती है, छिपकली हो सकती है, कोई मेंढक हो सकता है, कॉकरोच हो सकता है। तो ऐसे जो ये मॉन्स्टर्स हैं, ये स्लो हैं अब। मतलब ये जायंट तो है, जायंट होने की वजह से ये लोग ये एनिमल्स स्लो है। तो ये स्लो है, इसलिए जोएल को ये एडवाइस दी जाती है कि तुम दौड़ना और छुपना, अटैक करने की कोशिश मत करना। तो सफ़र शुरू होते ही कुछ दूर जाने के बाद जोएल की मुलाकात होती है एक डॉग से, एक प्यारा सा कुत्ता, जिसका नाम जोएल रखता है बॉय। तो बॉय को जोएल अपने साथ ले लेता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। और आगे 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स से जोएल की मुलाकात होती है, जो सर्वाइवर एक्सपर्ट हैं। अ, दोनों 2 कैरेक्टर्स, मतलब वो लोग सर्वाइव करते हुए अब काफ़ी एक्सपर्ट हो गए हैं मॉन्स्टर्स से लड़ने के मामले में, या मॉन्स्टर्स के बिहेवियर को वो लोग काफ़ी जान गए हैं अब। एक कैरेक्टर है क्लाइड डटन,
जिन्होंने अपना बेटा खो दिया है, और एक छोटी सी बच्ची होती है मिनो, जिसने अपने पिता को खो दिया है। तो मिनो के डैड और क्लाइड दोनों दोस्त थे। तो अब मिनो क्लाइड के साथ ही रहती है। तो ये दोनों एक साथ घूमते रहते हैं। ये दोनों सतह पर ही रहते हैं। ये दोनों अब एक एडवेंचरर के जैसे हो गए हैं। तो मिनो और क्लाइड से जोएल की मुलाकात होती है। मिनो और क्लाइड मिलकर जोएल को काफ़ी ट्रेन करते हैं। कम समय में ही जोएल को काफ़ी सारी चीज़ें सिखा देते हैं ये दोनों। तो ऐसे ही जोएल की जर्नी आगे बढ़ती है। आगे जोएल की मुलाकात होती है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एक रोबोट से, जिसका नाम होता है मैविस। तो ये रोबोट से भी जोएल की काफ़ी बातें होती है, और ये रोबोट जोएल को पुरानी मेमोरीज़ दिखाती है। ये एक फ़ीमेल रोबोट होती है। और आगे जाकर जोएल एमी के कॉलोनी तक भी पहुंचता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। और इस सफ़र में कौन कौन से ख़तरों से जोएल भिड़ता है, कैसे उन ख़तरों का सामना करता है, ये भी आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगा। मैं आप लोगों को स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ये मूवी देखिए, मिस मत कीजिए। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मॉन्स्टर्स को देखना काफ़ी मज़ेदार है। और इस 7 दिनों के सफ़र में जोएल काफ़ी कुछ सीखता है। वो डेवलप होता है, उसका कैरेक्टर डेवलप होता है। उसमें काफ़ी आत्मविश्वास आ जाता है, उसमें काफ़ी साहस आ जाता है। और आखिर में एक ट्विस्ट भी है। तो वो ट्विस्ट देखना भी काफ़ी मज़ेदार होता है। एक्शंस हैं मूवी में, बीच इस सफ़र के दौरान तो है ही, आखिर में भी है। तो पूरी मूवी आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप लोग इस मूवी को देखिए, और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोगों को ये मूवी पसंद आएगी। मूवी के लीड कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जोएल डॉसन के कैरेक्टर को प्ले किया है डायलन ओब्रायन ने। डायलन ओब्रायन को आपने इससे पहले देखा होगा अमेरिकन असैसिन मूवी में, जो एक एक्शन मूवी थी। बहुत यंग एक्टर है डायलन ओब्रायन। काफ़ी अच्छे से प्ले किया है उन्होंने इस कैरेक्टर को। मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनका अभिनय। एमी के कैरेक्टर को प्ले किया है जेसिका हेनविक ने। ठीक ठाक प्ले किया है, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। क्लाइड डटन के स्पेशल रोल में है माइकल रूकर, जिनको आपने ऑफ कोर्स देखा है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फिल्म फ्रेंचाइजी में। आपने उन्होंने काम किया है, आपने देखा है उनको। मीनो के कैरेक्टर को प्ले किया है एरियाना ग्रीन ब्लैक ने। एरियाना का एक्टिंग भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा मैंने बताया ही, मूवी में 2 काफ़ी मज़ेदार कैरेक्टर्स हैं। एक है बॉय, जो एक डॉग है, और एक है मैविस, जो एक रोबोट है। बीच में एक काफ़ी खूबसूरत सीन है, रात के वक्त में दिखाया गया है। तो उस सीन में फ्लेम्स उड़ती रहती है हवा में, और मेविस जोएल को एक गाना सुनाती है, जो गाना होती है स्टैंड बाय मी, बैन ई किंग का गाना स्टैंड बाय मी, जिसका हिंदी वर्जन आप लोगों ने सुना है, मेरा फेवरेट है। रावण फिल्म में जो दिलदारा सॉन्ग था, उसमें जो स्टैंड बाय मी जो एक पोर्शन होता है, उसका ही ये ओरिजिनल ट्रैक है स्टैंड बाय मी, बैन ई किंग का सॉन्ग है। तो वो सीन और वो गाना काफ़ी खूबसूरत लगता है मूवी में। फिल्म का रन टाइम है 109 मिनट, यानी 1 घंटा 39 मिनट की फ़िल्म है। इतनी लंबी फ़िल्म नहीं है, ड्यूरेशन ठीक ठाक है फ़िल्म के हिसाब से। स्लो नहीं है मूवी, फास्ट पेस ही है, आप लोग बोर नहीं होंगे। डायरेक्शन अच्छा है, अच्छा डायरेक्शन है। फिल्म आपको बोर नहीं करती है। स्क्रीन प्ले भी अच्छी है, फास्ट है, वो आपको बोर नहीं करती है। आप लोग बोरियत महसूस नहीं करते हैं। और फिल्म का वीएफएक्स काफ़ी बेहतरीन है। वीएफएक्स के लिए ही बेस्ट विजुअल इफ़ेक्ट्स कैटेगरी में ये मूवी नॉमिनेट हुई थी एकेडमी अवार्ड्स के लिए, यानी कि ऑस्कर्स के लिए। लेकिन ये हार गई टेनेट मूवी से। टेनेट मूवी क्रिस्टोफर नोलन की टेनेट, तो काफ़ी अच्छी वीएफएक्स है। आप लोग सोचिए, टेनेट से हारी है। टेनेट इतनी अच्छी मूवी है, तो उस मूवी का वीएफएक्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। मॉन्स्टर्स की का वीएफएक्स हो या एक्शन सीक्वेंसेस, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। वीएफएक्स बहुत ही बढ़िया है। ओवरऑल मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोग देखिए, मिस मत कीजिए। वीकेंड में काउच पर बैठकर पॉपकॉर्न के साथ ये मूवी देखने का मज़ा ही अलग होगा। साथ में अगर थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही हो तो और मज़ा आएगा आप लोगों को। तो ये मूवी देखिए, मिस मत कीजिए। लव स्टोरी है, एक्शन है, कॉमेडी है, फैंटेसी, एडवेंचर, काफ़ी अच्छी मूवी है। मैं अपनी तरफ से इस मूवी को रेट करूँगा 7 आउट ऑफ 10। 10 में से 7 स्टार दूंगा इस मूवी को।
आप लोग मूवी ज़रूर देखिए और कमेंट्स में मुझे बताइए आप लोगों को मूवी कैसी लगी। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी मूवी देख रखी है तो कमेंट्स में बताइए आप लोगों को कौन सा पार्ट मूवी का सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। क्या बुरा लगा कमेंट्स में बताइए। कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो अच्छी बने, आप लोगों को अच्छा लगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। तो अगर आप लोगों को ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मैं बहुत जल्द नया वीडियो लेकर वापस आऊँगा। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।